अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की जा रही है। आगे चल के आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 मई से स्टार्ट होगा और उसके बाद राउंड 2 भी आएगा। तो जाहिर है ये जो पास पेपर्स हैं जो माजी में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है। मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। ये जितने भी पास पेपर्स हैं इनके बारे में आपने ये जहन में रखना है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से आए हैं। ये मेरे बच्चे सारे के सारे रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैं। ठीक है। आपने डिफरेंट जगहों पे देखे होंगे रिक्रिएटेड पास पेपर्स आपको बिखरे हुए डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए सारे के सारे ईयर वाइज कंपाइल करके उनको सॉल्व कराते हुए लाऊंगा, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर वो सारे के सारे पेपर भी होंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं और वो भी होंगे जो कंप्यूटराइज से पहले थे। जैसे आपके इल्म के अंदर है एनईडी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सन 2000 से ये पेपर लेना शुरू किया है। 2000 से लेके तकरीबन 2019 तक ये पेपर बेस हुआ करता था और उसको हम रिक्रिएट किया करते थे। फिर 2019 के अंदर कोरोना आया, कोविड आया, तो 2019 के बाद से 2020 से ऑनवर्ड 2020, 2021, 22, 23, 24 इन सब के जो आपको पास पेपर्स मिलेंगे, यानी कि अभी मैं 2025 में ज़ाहिर है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 तक के आपको जितने भी पास पेपर्स मिलेंगे ये सारे के सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इनको हम कहते हैं सीबीटी। इन पास पेपर्स को खास तौर पे ये जो आपको 2020 से 2024 तक के मिलेंगे, इनको सॉल्व करने का फायदा क्या होने वाला है? इनको सॉल्व करने का फायदा मेरा बेटा ये होने वाला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक है किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जो सीबीटी टेस्ट लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका क्वेश्चन का बैंक हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। उसी में से पलट पलट के क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करो, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप ये फ्लेवर लेने के लिए, ये एक टेस्ट लेने के लिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी किस तरह के सवालात हमसे माजी में पूछ चुकी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पास पेपर का सॉल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 15 डिग्रीज कवर्स अ रेंज ऑफ 1.5 मीटर्स। यानी कि मैं आपके पास सिंपली अपने प्रोजेक्टाइल को उठाता हूं और प्रोजेक्टाइल को उठा के फेंक देता हूं अपने पास 15 डिग्री के एंगल से लॉन्च करता हूं, दैट इज द एंगल ऑफ 15 डिग्री। तो वो कितनी कवर कर लेता है रेंज हमारे पास? वो कवर कर लेता है 1.5 मीटर की रेंज कवर कर लेता है। ठीक है। कह रहे हैं अब अगर इसी प्रोजेक्टाइल को उठा के मैं आपके पास 45 डिग्री पे लॉन्च कर दूं, ख्याल ये रखिएगा इस सवाल को सॉल्व करते हुए यहाँ पे 45 डिग्री मेंशन हो गया है, तो 45 डिग्री के ऊपर जो रेंज होती है वो कहलाती है मैक्सिमम रेंज। तो एक्चुअली मुझे अब इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज निकाल के दिखानी है। तो जरा ख्याल रखें कि मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, जिसमें वी नॉट होती है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम लोग थ्रो करते हैं अपने प्रोजेक्टाइल को, और जी होती है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो कि नॉर्मली हमारे पास कांस्टेंट कंसीडर जाती है इन केसेस के अंदर। अब इस सवाल में आपके पास क्या कह रहे हैं कि भाई अगर 15 डिग्री पे रेंज थी 1.5 मीटर, तो बताओ उसी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? 45 डिग्रीज पे कितनी होगी? जरा एक काम करते हैं, जब मैं 15 डिग्री वाली रेंज का आपके पास फॉर्मूला बनाता हूं तो वो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, जिसमें थीटा आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय जी। अब इसमें अगर मैं आपके पास वी नॉट स्क्वायर ओवर जी को अलग कर लेता हूं तो वी नॉट स्क्वायर ओवर जी मेरे पास यहाँ पे सेपरेट हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन 30। ठीक है। थोड़ा सा इसको और फर्दर देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं आपके पास इसकी फर्दर सॉल्यूशन की तरफ जाऊं, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी को तो अभी अभी हम लोग देख कर आए हैं कि सर ये तो मैक्सिमम रेंज के बराबर होता है जिसका आंसर हमसे दरकार किया जा रहा है, और साइन 30 जो कि हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम चाहें अगर मैक्सिमम रेंज निकालना सिर्फ और सिर्फ तो उसको अकेला कर सकते हैं। साइन 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड, जिसकी वजह से मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या हो जाएगा R15 विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन टू बी 1.5 मीटर्स, डिवाइड हो जाएगा साइन 30 से। साइन 30 अगर आपको नहीं याद आप कैलकुलेटर में निकालते हैं तो ये आ जाता है 0.5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपली 3 मीटर्स, जिसका मतलब मेरा जो कंफर्म आंसर यहाँ पे आ गया दैट इज 3 मीटर्स। नाउ लुकिंग एट द ऑप्शंस, ऑप्शन बी विल बिकम द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
मूविंग ऑन, अगले सवाल में हमसे कह रहे हैं इफ टू फोर्सेस, ठीक है, दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है 3 न्यूटन की और एक फोर्स है 4 न्यूटन की, एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, ठीक है, मेरे पास एक बॉडी है, ये रही बॉडी, इसका मास हमें बता दिया भाई आपके पास 2 kg है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स लग रही है 3 न्यूटन की, ठीक है, और दूसरी फोर्स लग रही है हमारे पास 4 न्यूटन की, और उन्होंने कहा है कि राइट एंगल्स के ऊपर है, जिसका मतलब ये दोनों गए 90 डिग्री के ऊपर। तो सर टोटल फोर्स कितनी लग रही है फिर इस बॉडी के ऊपर? अगर दोनों 90 डिग्री पे हैं तो टोटल फोर्स हम निकाल सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड्स को यूज करते हुए या सिंपली पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5 न्यूटन। फोर्स आ गई है 5 न्यूटन, मास दिया हुआ है 2 kg। आगे क्या कह रहे हैं, इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल स्पीड हमारे पास हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालना हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इसकी, किस पॉइंट पे, आफ्टर 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड के बाद। तो मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 20 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। उसकी स्पीड निकालने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम यहां से हमें फोर्स पता है, यहां से हमें मास पता है, हम बेसिक न्यूटन का सेकंड लॉ लगा के F इज इक्वल टू ma से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। एक्सेलरेशन होती है आपके पास रेशियो ऑफ फोर्स एंड मास, फोर्स आपके पास आ गई 5, मास हमारे पास आ गया 2, तो आपके पास जैसे ही आपने डिवाइड करा दोनों को तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.5 एंड द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन इज एक्चुअली मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निकल के आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ आपके पास जो मेन काम है वो क्या है कि भाई हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है 20 सेकंड के बाद, लेकिन 20 सेकंड के बाद सर स्पीड कितनी हो गई ये कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने के लिए फिर मैंने आपके पास मदद ली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, दैट इज vf इज इक्वल टू vi प्लस at। इनिशियल स्पीड दे आर सेइंग कि 0 है, एक्सेलरेशन दे आर सेइंग कि 2.5 है, टाइम कितना दिया 20, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनल स्पीड आ जाएगी 20 सेकंड के बाद इस बॉडी की 50 मीटर पर सेकंड। अब इस स्पीड के ऊपर मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी आपके पास बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के, हाफ मास आ गया आपके पास 2 kg और v का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 50 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 50 का जो स्क्वायर होता है वो बचता है हमारे पास ऑप्शन सी के बराबर विच इज 2500 जूल्स। मूविंग ऑन, अच्छा मेरे बच्चे अगले सवाल में हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन वेवलेंथ। वेवलेंथ और टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी को जो लॉ हमारे पास डील करता है वो कहलाता है हमारे पास वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब ये जो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है आपके पास, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी ब्लैक बॉडी के अंदर से रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, उनकी जो वेवलेंथ होती है, अगर मैं ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो जो मैक्सिमम एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड करने वाली वेवलेंथ होती है हमारे पास, सही है, सॉरी, वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है हमारे पास टेम्परेचर के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, जिसका मतलब कि आपके पास जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी बड़ी वेवलेंथ जा रही होगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी छोटी वेवलेंथ जा रही होगी। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो आपके पास जो वेवलेंथ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप, इनवर्सली प्रोपोर्शन के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इट विल डिक्रीज। मूविंग ऑन, अच्छा मेरे बेटा अगला सवाल में यूनिट वेक्टर्स उठा के दे दिए, इसमें कह रहे हैं आई डॉट जे क्रॉस के निकालो, जरा निकालते हैं आई डॉट जे क्रॉस के। तो बेटा जे क्रॉस के जो होता है, अगर हम लोग राइट हैंड रूल को भी यूज करते हुए निकालें, जस्ट अ सेकंड, जे जो होता है हमारे पास एक वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जबकि के जो होता है वो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर मैं अपनी राइट हैंड की फिंगर्स जे की तरफ रखता हूं और के की तरफ अपने पास उनको बंद करता हूं, तो हमारे पास जो राइट हैंड का थंब होता है वो पॉइंट करता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जिसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा जे क्रॉस के का वो बन जाएगा आई। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये बच जाएगा आई डॉट आई, और आई डॉट आई को अगर हम निकालें डॉट प्रोडक्ट के रूल्स के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। तो सिंपली हम लोग मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आ गया 1। अब इन चारों ऑप्शंस में से मुझे देखना है कि इनमें से किसका ऑप्शन 1 के बराबर निकल के आता है। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए में आपके पास कह रहे हैं जे डॉट के क्रॉस आई। अब देखो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल है इसको याद रखना बहुत ही आसान है हमारे पास। आपके पास अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपके पास आई, ठीक है जी, उसी के साथ हम यहाँ पे साइकिल में लिख दें जे, और उसी की साइकिल में आगे लिख दें हम लोग के, और यहाँ पे हम लोग इस साइकिल को कंप्लीट कर दें, तो देखो आई क्रॉस जे जो है वो बराबर होता है के। सिमिलरली जे क्रॉस के जो होता है वो बराबर होता है आई के, ठीक है, एंड सिमिलरली के क्रॉस, आप आगे चलते चले जाए, हमारे पास के क्रॉस आई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास जे के, ठीक है। इस सर्कल के अंदर चलते हो तो इक्वेशंस बैलेंस हो जाती हैं। इस सर्कल के अकॉर्डिंग के क्रॉस आई जो है, के क्रॉस आई जो है किसके बराबर है, जे के, तो इक्वेशन क्या बच जाएगी हमारे पास, जे डॉट जे,
और जे डॉट जे जब सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालती हैं तो उनके अंदर चूंकि एंगल हमारे पास क्या होता है सेम, तो cos 0 लगा दोगे, cos 0 भी 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड्स 1 हो गए सबके, आंसर भी क्या आ गया 1, बिल्कुल वैसी जैसे आई डॉट आई का आंसर 1 आया था। तो हमारे पास पहले ही ऑप्शन में आंसर 1 आ गया और ऑल ऑफ दीज इसमें मेंशन नहीं है, तो मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द वर्क डन बाय द सिस्टम इन दिस प्रोसेस इज जीरो। कौन से प्रोसेस में वर्क डन नहीं होता? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में हम क्या करते हैं, हम लोग प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। जब प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं पिस्टन के लिए, तो आपके पास जब हीट प्रोवाइड करोगे तो हमारी दी जाने वाली हीट जो है वो अंदर मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ाती है और साथ साथ पिस्टन को भी क्या करती है, पुश करती है, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर चले जाता है और हम कहते हैं वर्क होता है, जिसकी वजह से हमारी दी जाने वाली हीट दो हिस्सों में काम आती है। पहले गैस के इंटरनल जुड़ेगी और उसके बाद हमारे पास वर्क करेगी, जिसका मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस में तो वर्क हो रहा है। आओ आइसोकोरिक में चलते हैं। आइसोकोरिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, या आप ये कहते हो सेम वॉल्यूम प्रोसेस। सेम वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, अपने आइसोकोरिक प्रोसेस में जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है उसको ताला लगा देते हैं, इस तरह से लॉक कर देते हैं उसके पिस्टन को। अब क्या होगा कि जब आप भी हीट दोगे यहाँ पे, वो हीट गैस के मॉलिक्यूल्स को तेज तो करेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी जरूर बढ़ाएगी, लेकिन वो पिस्टन को ऊपर नहीं कर पा रही क्योंकि पिस्टन को तो फिक्स कर दिया है। तो वर्क जो है हमारे पास वो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो, जिसका मतलब वर्क हो ही नहीं पाएगा, बॉडी मूव ही नहीं कर पाएगी। तो आइसोकोरिक प्रोसेस इज सच अ प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो वर्क डन है दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो, व्हिच विल मेक ऑप्शन बी टू बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं इफ R1 इज इक्वल टू 2i plus 3j minus k and R2 is equal to 4i minus 2j minus 4k and a force भी दे दी। कह रहे फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। बेटा ये बात जरूर याद रखना है, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको दो और नामों से फिजिक्स में जाना जाता है। आप इसको मोमेंट ऑफ फोर्स कह सकते हैं, आप इसको टॉर्क कह सकते हैं, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊं और उसकी वजह से वो बॉडी टर्न करने लग जाए तो उसके अंदर जो चीज जनरेट होती है उसे हम कहते हैं मूवमेंट और टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट। अब टर्निंग इफेक्ट हो गया, मूवमेंट हो गया, टॉर्क हो गया, इनका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है। नाउ व्हाट इज आर? यहाँ पे इस बॉडी को इन्होंने दो पोजीशन वेक्टर्स दिए और आपने कहा कि यहाँ पे डिस्प्लेस हो रही है इन दोनों के दरमियान। जब टर्न करके आपके पास R1 से R2 तक जा रही है तो R निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली R2 में से R1 के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे तो मुझे पता चलेगा उन दोनों के दरमियान पोजीशन क्या है। आओ जरा डायरेक्ट R2 में से R1 माइनस करते हैं। 4 में से 2 माइनस हो गया तो क्या बच गया हमारे पास 2i। सिमिलरली -2 -3 तो कितने बन जाएंगे हमारे पास -5j। सिमिलरली k पे आ जाओ, -4 माइनस ऑफ -1 तो क्या हो जाएंगे आपके पास +1 और ये बन जाएगा हमारे पास सिंपली माइनस का 3k। ठीक है जी, तो आपके पास यहां से जो वैल्यू बचती है वो बचती है माइनस के 3k की। अब इसको मुझे क्रॉस करना है किसके साथ, फोर्स के साथ। फोर्स की वैल्यू दी हुई है 2i -6j -2k। अब आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको निकालने का तरीका हमारे पास होता है बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड हम कैसे यूज करेंगे, सुनो। पहले रो में लाजमी आपने मैट्रिक्स एक 3x3 बनाना है और उसकी पहली रो में लिखने हैं यूनिट वेक्टर्स i j k। देन आता है पहला वेक्टर r क्रॉस f कर रहे हो, दिस इज r वेक्टर एंड दिस इज f वेक्टर, तो r के कोऑर्डिनेट्स लिख दो, i के नीचे i, j के नीचे j और k के नीचे आ गया k कोऑर्डिनेट। सिमिलरली हमारे पास जो कोफिशिएंट्स f के हैं वो भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे, i के नीचे i कोफिशिएंट, j के नीचे j कोफिशिएंट और k के नीचे k कोफिशिएंट। अब मैट्रिक्स को ओपन करने का जो तरीका है हमारे पास वो क्या होता है, आप पहला कॉलम पकड़ लें जिसमें आ रहा है i, सही है, पहला कॉलम और पहली रो का जो मटेरियल है वो i है, i का कॉलम खा जाओ, i की रो खा जाओ, जो पीछे बचेगा हमारे पास वो मैंने यहाँ पे लग लिख दिया -5 -6 -3 एंड -2। देन माइनस साइन के साथ j के साथ यही काम करते हैं, j का कॉलम खा जाते हैं, j की रो खा जाते हैं, पीछे बच जाता है हमारे पास 2 एंड देन 2, ठीक है, और फिर आपके पास क्या आ जाता है -3 और -2। सिमिलरली हमारे पास हम k के साथ ये काम करेंगे, k का कॉलम और k की रो खा जाओ, k का कॉलम खा जाओ, k की रो खा जाओ, बचेगा हमारे पास 2 2 -5 -6। आओ इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। अब जब हम इनको सॉल्व करने पे आते हैं तो i के साथ जो फैक्टर आ जाएगा -5 इंटू -2 +10 हो जाएंगे और -3 इंटू -6 +18 हो जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास 10 -18, ठीक है। देन -j के साथ देखते हैं 2 एंड -2 दैट विल बिकम -4, ठीक है। माइनस साइन के बाद -3 2 +6 हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आपके पास, ये यहाँ लिख दिया मैंने +6। देन k के साथ हमारे पास आ रहा है -12 2 6 12 और माइनस साइन आ गया
और फिर माइनस साइन एक और आया और 2 - 5 होते हैं -10, जिसकी वजह से ये माइनस प्लस बन गया और इक्वेशन हो गई -12 + 10। और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले तो आपके पास जो टॉर्क है या टर्निंग इफेक्ट है या मोमेंट है वो किसके बराबर आ रहा है, 10 - 18 -8 आई, ठीक है। फिर -4 + 6 होते हैं +2, बाहर माइनस लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा -2j। देन k के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, अगेन माइनस का 2k। नाउ लुकिंग एट दी ऑप्शंस, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उन्होंने किसी में भी वेक्टर वैल्यू नहीं दी हुई, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो किसी भी वेक्टर का बेटा, अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है इस वेक्टर का यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम बड़ा सा एक स्क्वायर रूट लगा देते हैं और तीनों कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके उसका सम कर देते हैं। मींस 8 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तीनों कोफिशिएंट्स को प्लस कर दिया आपने उठा के। तो जैसे ही आपने इनको उठा के प्लस किया तो इक्वेशन क्या बन गई, देखें टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो आ रहा है √68, जिसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो √68 हमारे पास उठा के, सॉरी √68 कहा मैंने, 64 + 4 + 4 √72। तो √72 को उठा के जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 8.5 और द यूनिट फॉर टॉर्क इज न्यूटन मीटर। नाउ लुक फॉर द ऑप्शंस, जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बन के आ गया दैट इज ऑप्शन सी, 8.5 न्यूटन मीटर। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं एडी करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। एडी करंट्स वो करंट्स होते हैं जो कि हमारे पास किसी भी ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो एक्स्ट्रा करंट इंड्यूस हो जाता है, आपके पास जो सर्कुलर करंट्स इंड्यूस हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एडी करंट्स, और ये हमारे लिए अनडिजायरेबल हैं। अनडिजायरेबल होने का मतलब हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि ये लॉसेस जनरेट करते हैं। तो इनसे क्या क्या लॉसेस होते हैं, इनसे हीटिंग लॉसेस भी होते हैं बेटा, याद रखना, पावर लॉसेस भी होते हैं, और ऑब्वियसली जब पावर लॉस हो रहा है तो एनर्जी लॉस, और हीट लॉस हो रहा था तो एनर्जी लॉस ऑटोमेटिकली काउंट हो गया, जिसका मतलब एडी करंट की वजह से तमाम के तमाम चीजों का लॉस हमारे पास हमें फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट कह रहे विच थ्योरी प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल ने इनमें से कौन सी थ्योरी हमें दी थी। मैक्सवेल ने ये बताया था बेटा, मैक्सवेल के बारे में ये बात याद रखना, मैक्सवेल ने ये बताया था कि जो लाइट की रेडिएशंस हैं, जो लाइट हमारे पास ट्रेवल कर रही है, सिर्फ वो लाइट नहीं जो हम देख सकते हैं विजिबल लाइट, इसके अलावा भी बहुत सारी लाइट की रेंजेस होती हैं जिनमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल तो आई गई, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, ये सारी की सारी इस स्पेक्ट्रम के अंदर आती हैं। आपको ये समझाया था मैक्सवेल ने कि जो हमारे पास रेडिएशंस हैं ये एक्चुअली एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही हैं, और वो भी कौन सी वेव, एक ऐसी वेव जिसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करती हुई हमारे पास जा रही होती हैं, ट्रेवल कर रही होती हैं, प्रोपगेट कर रही होती हैं। ऐसी वेव्स को उसने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में प्रॉपर्टी ये बनी कि ये वो वेव्स हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की तो जरूरत कतई नहीं पड़ती आपके पास। तो हमारे पास इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या, कि मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर काम किया था, तो उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी लाइट रेडिएशंस हैं दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड का भी उसने फॉर्मूला बनाया था, जिस फॉर्मूले को अगर हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पे याद रख लें, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय c and the formula for c is 1 over mu naught epsilon naught, in which mu naught is the permeability of free spaces and epsilon naught is the permittivity of free spaces. Moving on, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं व्हाई डू वी अप्लाई ह्यूजेंस थ्योरी। ह्यूजेंस की जो थ्योरी है हमारे पास वो किधर अप्लाई होती है। पहली बात तो ये देख लेते हैं कि इस थ्योरी में है क्या। अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस थ्योरी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास समझ लो एक लाइट सोर्स है, तो इस लाइट सोर्स से लाइट चारों डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से हमारे पास एमिट होती हुई निकल रही होगी, ऐसे ही है। अगर निकल रही है तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा, इसका जो फ्रंट पोर्शन अपेयर होगा वो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक स्फेरिकल पोर्शन अपेयर हो जाएगा। तो कुछ वेव फ्रंट स्फेरिकल होते हैं और दूर जा जाके थोड़ा सा जब ये बहुत ज्यादा दूर जा चुकी होगी अपनी रीजन से, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट दूर आते 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 क्या बन जाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट्स। तो एक्चुअली हमारे पास ह्यूजन ने क्या बात बोली थी, उसने ये बात बोली थी कि आपके पास जो भी एक प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, ये वेव फ्रंट के ईच पॉइंट, एक एक पॉइंट इस वेव फ्रंट पे जो लाए कर रहा है आपके पास, एक एक पॉइंट जो हमारे पास इस वेव फ्रंट के ऊपर लाए कर रहा है, वो पॉइंट आपके पास प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबल है अगली वेव फ्रंट के, यानी कि ये सेकेंडरी वेव जनरेट करेंगे ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ह्यूजन का जो प्रिंसिपल है वो आपके पास वेव फ्रंट्स को लोकेट करने के अंदर हमारे पास मदद देता है। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, टू लोकेट वेव फ्रंट्स। मूविंग ऑन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज गिवन बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो है, जो सबसे पहले जिस बंदे ने हम लोगों को मैथमेटिकली ये चीज निकाल के दिखाई थी, दैट वाज मैक्सवेल। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल और उसकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1 over under root mu naught
एप्सिलॉन नॉट, जिसमें ये जो म्यू नॉट है ये कहलाता है हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसेस, यानी कि खाली जगह में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो सकती है हमारे पास। और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस, जिसका मतलब हमारे पास ये है कि खाली जगह में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकती है। म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तब जबकि एप्सिलॉन नॉट जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है। म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 वेबर पर एम्पियर मीटर, जबकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप इन दोनों की वैल्यूज अगर पुट करके देखोगे तो जो रट्टा मारी हुई वैल्यू है हमारी स्पीड ऑफ लाइट की 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, दैट कम्स आउट टू बी द मैथमेटिकल आंसर फॉर दैट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से मेरा जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी फॉर दिस फॉर्मूला। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहे हैं द पर्पस ऑफ सेंट्रल लेंस इन टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप। जो आपके पास टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप होता है उसमें सेंट्रल लेंस का काम क्या होता है। सुनो, देखो सेंट्रल लेंस का काम क्या होता है, इसके अंदर 3 तरह के लेंस लगे होते हैं। 2 हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होते हैं और तीसरा हमारे पास एक कॉनकेव लेंस होता है। तो आपके पास ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है सेंटर में लगा हुआ, इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो लाइट रेज हमारे पास पड़ रही थी इन्फिनिटी से आती हुई, उनकी वजह से हमारे पास एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। हम कोशिश ये करते हैं कि वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारे पास इसके फोकस के अंदर आ जाए, जिसकी वजह से अब ये इसकी इमेज को क्या कर देता है, सीधा कर देता है आपके लिए, और सीधा करके बनाता है, जिसकी वजह से जो भी चीज उल्टी नजर आ रही थी बनती हुई, उसकी इमेज स्ट्रेट हो जाती है। अगर स्ट्रेट हो जाती है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है कि जो सेंट्रल लेंस है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के अंदर, वो आपके पास क्या काम कर रहा है, इमेज को सीधा कर रहा है। इमेज को बड़ा नहीं कर रहा है, छोटा नहीं कर रहा, सीधा कर रहा है। अगर सीधा कर रहा है तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन 11 का बन जाता है ऑप्शन बी, टू इरेक्ट द इमेज। मूविंग ऑन, अगले सवाल में हम लोगों से कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो एक्यूरेट फॉर्मूला है वो होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को मल्टीप्लाई कर दे मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस से। अब आपकी किताब के अंदर जो डिराइव करने के बाद फॉर्मूला निकाला गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का, वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है एल ओवर एफ नॉट के। और आपके एफ नॉट कह रहा हूं, सॉरी, एफओ विच इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड एल इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, और एमई मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद ये बन के निकलता है हमारे पास 1 प्लस डी ओवर एफ ई, जिसमें 1 तो कांस्टेंट है, डी जो है हमारे पास ये कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई एंड इट इज 25 सेंटीमीटर व्हेन FE is the focal length of eyepiece। अब फॉर्मूला मैच कर लो। अगर याद था ये फॉर्मूला तो बहुत ही अच्छी बात थी। अब ये फॉर्मूला मैच करने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई ऑप्शन ए मेरे पास बन जाता है क्वेश्चन 12 का करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 13 कह रहे हैं 2 ohms 3 ohms एंड 4 ohms रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, लगा देते हैं। आपके पास एक 2 का आ गया, एक 3 का आ गया, एक 4 का आ गया। इन तीनों को उठा के मैंने क्या कर दिया, आपके पास सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है सर, हो गया पूरा काम। अच्छा जी, और इन तीनों में से क्या रहे, 2 वाले में से जो करंट गुजर रहा है, इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो कितना है, 2 एम्पियर। जैसे ही वो 2 ओम में से निकलेगा बेचारा 2 एम्पियर करंट, तो कोई रास्ता थोड़ी उसके पास और कहीं जाने के लिए। तो 3 ओम में से भी कितना जाएगा हमारे पास, 3 ओम में से भी हमारे पास कितना जाएगा, 2 एम्पियर करंट। ठीक है, उसके बाद 4 ओम्स में से भी कितना जाएगा अगर आप देखें तो उसमें से, सॉरी माय बैड, एक छोटी सी गलती, वो ये कि भाई आपके पास करंट वाज गिवन टू बी 1 एम्पियर, मैंने बार बार 2 एम्पियर कह दिया। ठीक है, थैंक यू फॉर नोटिसिंग इट आउट। तो आंसर हो रहा है हमारे पास यहाँ पे 1 एम्पियर, और 4 वाले से में भी कितना गुजर रहा होगा, 1 एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि आपके पास पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द करंट इन रिमेनिंग में कितना कितना करंट जाएगा हमारे पास, भाई 1 ही जाएगा और कोई रास्ते नहीं उसके पास जाने का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन जाता है हमारे पास, यहाँ से ले दे के फिर आपके पास ऑप्शन बी। मूविंग ऑन बेटा, अगला सवाल हम लोगों को क्या सिखाता है, लेट्स सी। अगले सवाल में हम लोगों से कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, कह रहे हैं इफ 2 कैपेसिटर्स, अच्छा जी, 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, लगा देते हैं। ये आ गया पहला कैपेसिटर, ये आ गया दूसरा कैपेसिटर, और दोनों हमारे पास कितने बड़े, एक 3 माइक्रोफेरेड्स का है और दूसरा हमारे पास 6 माइक्रोफेरेड्स का है। आगे आपसे पूछना है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बेटा आपके पास अगर कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स की कैसे आ जाए, सीरीज में आ जाए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर्स के अंदर जो टोटल कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है रेसिप्रोकल्स का सम, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। और जरा वैल्यूज पुट कर दें। पहला कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड्स का, दूसरा है 6 माइक्रोफेरेड्स का। जब मैं 3 और 6 का एलसीएम ले लूंगा इट विल कम आउट टू बी 6, और ये बन जाएगा 2 + 1 विच विल बी 3/6 और 1/2
तो आपके पास 1/c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो टोटल कैपेसिटेंस को रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये हो जाएगी 2, और 2 में आपके पास जो यूनिट यहां पे मेंशन होगा वो हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड्स। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन 14 का आंसर हमारे पास बन के आ जाता है 2 माइक्रोफैरेड्स। इट मींस दैट करेक्ट ऑप्शन वुड बिकम ऑप्शन डी। मूविंग ऑन, कह रहे 15 के अंदर फाइंड पावर इफ एनर्जी इज 650 जूल्स। ठीक है सर, एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास 650 जूल्स, एंड टाइम, टाइम कितना लग रहा है भाई 2.25 सेकंड्स। तो बेटा यहाँ पे याद क्या रखना है, पावर जो होती है किसी भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की, उसका या फिर किसी भी चीज की पावर, उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब एनर्जी जो है हमारे पास वो आपके पास हो गई 650, टाइम कितना दे दिया हम लोगों को 2.25। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हमारे पास आया दैट केम अप टू बी 288.8 वॉट्स, बट अगर मैं राउंड ऑफ करके लिख दूं तो ये बन जाएगा 289 वॉट्स। तो अब जरा ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं, ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी, द करेक्ट ऑप्शन। Moving on, question 16 कह रहे if shunt resistance RS is connected with a galvanometer of resistance RG। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा मेरे बच्चे, शंट रेजिस्टेंस कब लगाई जाती है, जब हम लोग एम मीटर कंस्ट्रक्ट करते हैं, और एम मीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे करंट के लिए एक ऑल्टरनेट रूट निकालना होता है गैल्वेनोमीटर में से। गैल्वेनोमीटर में से एक करंट के लिए ऑल्टरनेट रूट निकालने के लिए मुझे एक पैरेलल के अंदर चुन्नी सी रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है, बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है ताकि ज्यादा करंट उसमें से गुजरे और हम उसको मेजर कर सके। तो अब ये कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर था जिसकी रेजिस्टेंस है आरजी, उसके साथ आपने एक शंट लगा दी, और याद ये रखना है शंट हमेशा कैसे लगती है, पैरेलल में लगती है। तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी या एम मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो भाई अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का सीन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर मेरे बच्चे आपकी जो टोटल रेजिस्टेंस होती है या एम मीटर की रेजिस्टेंस बनेगी वो बराबर हो जाएगी 1/RG प्लस 1/RS। आओ जरा इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा RG RS, यहां चला जाएगा RS प्लस RG। ठीक है बेटा, तो अब अगर मुझे सिर्फ RA की वैल्यू चाहिए तो मुझे साइड को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मैथ्स कहती है लेफ्ट रेसिप्रोकल कर रहे हो तो राइट भी रेसिप्रोकल होगी, तो रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर बन के आ जाएगी हमारे पास RG RS। ये चला गया न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चला जाएगा आपके पास RG प्लस RS, या RS प्लस RG कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। नाउ लुक एट दी ऑप्शंस, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बन के क्या आ जाता है, ऑप्शन सी। 16 का करेक्ट ऑप्शन है फिर हमारे पास ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट एंड रिलेटिविस्टिक स्पीड बिकम्स इक्वल। स्पीड ऑफ लाइट मतलब c, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहे हैं हमारी बॉडी की जो रिलेटिविस्टिक स्पीड है अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर बन जाए तो आप बताएं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास वेरिएशन का जो मेरे बच्चे फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय द लॉरेंस फैक्टर व्हिच इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। आओ पुट करें, पुट करने के बाद मुझे पता चला कि भाई v की जगह तो मैं c पुट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, जो कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे बच जाएगा हमारे पास m की वैल्यू हो जाएगी m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 होता है 0, तो ये हो जाएगा m नॉट डिवाइडेड बाय 0। एनी नंबर और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन मैथ्स बिकम्स इक्वल टू इनफिनाइट। तो आपके पास मास कितना हो जाएगा उस बॉडी का, इनफिनाइट हो जाएगा अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लग गई, विच इज थियोरेटिकली काइंड ऑफ पॉसिबल बट प्रैक्टिकली ये चीज अभी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कहते हो कि भाई मास कितना बन जाएगा हमारे पास, इनफिनाइट। तो 17 का ऑप्शन क्या बन गया हमारे पास, ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, आपसे कह रहे हैं द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस आर। लाइट की इंटरफेरेंस होने के लिए कंडीशन क्या है, इंटरफेरेंस होती कब है भाई, जब हमारे पास क्रस्ट के ऊपर कोई दूसरी वेव का क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर कोई दूसरी वेव का ट्रफ लाई कर ले। तो इस चीज को समझो, ये चीज आपके पास सिर्फ तभी पॉसिबल है बेटा, क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ के ट्रफ का लाई करना, जब फर्स्ट वेव और सेकंड वेव एक जितनी लंबाई रखती हो, जिसका मतलब दोनों की जो वेवलेंथ है वो क्या हो हमारे पास, सेम। अब सेम वेवलेंथ वाली वेव्स को, दो ऐसी वेव्स जिनकी वेवलेंथ सेम होती है या एक ही होती है, ऐसी वेव्स को हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं आपके पास, मोनोक्रोमेटिक। तो इसका मतलब मोनोक्रोमेटिक तो आंसर है
बिल्कुल ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं उनके अंदर कोहेरेंस भी होनी चाहिए। कोहेरेंस का मतलब उनके जो पार्टिकल्स है वो सेम डायरेक्शन के अंदर हमारे पास मूव करते हुए नजर आए। ठीक है, तो आपके पास उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो कोहेरेंस भी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो इंटरफेरेंस के लिए तो ये दोनों कंडीशंस हैं, जिसके लिए हमारा जो ऑप्शन बन जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ओके मेरे बच्चे। 19 में कह रहे हैं इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड। सेमीकंडक्टर का मतलब पीएन जंक्शन की बात की जा रही है। और देखते हैं, देखो जब पीएन जंक्शन हम लोग फॉर्म करते हैं ना, पीएन जंक्शन का मतलब एक पी टाइप जिसमें होल्स की ज्यादती होगी और एक एन टाइप जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होंगे। तो आपके पास होता क्या है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एक लेयर होती है डिफ्यूज करके इस तरफ आ जाती है, क्रिएटिंग अ लेयर ऑफ होल्स ओवर हेयर, जिसको हम कहते हैं कि एक बैरियर बन जाता है। और इस बैरियर को कहा जाता है आपके पास स्टॉपिंग बैरियर या फिर सिंपल पोटेंशियल बैरियर। तो ये पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, ये करंट को फ्लो होने से रोकता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जब तक आप इसको नहीं तोड़ोगे तब तक हमारे पास करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जब मैं सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इसको उठा के आग के ऊपर रख दूंगा, भाई टेम्परेचर बढ़ गया हमारे पास। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सेमीकंडक्टर के अंदर जो ये पोटेंशियल बैरियर बना है ये ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके पास। तो पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो गई और करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। तो हम ये कहते हैं कि जब हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर और रेजिस्टेंस आपस में होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जबकि ये बात याद रखिएगा बेटा कि आपके पास एक कंडक्टर के लिए दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑप्शन बी, डिक्रीज, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Moving on, question number 20 कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स इज गिवन बाय। देखो अगर हम लोग गॉस लॉ को थोड़ा सा स्टडी करें तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास एक प्लेट है जो कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा होती है चार्ज डेंसिटी ऑन दैट प्लेट। सिमिलरली अगर मेरे पास वो नेगेटिव प्लेट भी होती तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी भाई यही होता कि अगर उस पर भी सेम चार्ज डेंसिटी है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी यही होता हमारे पास, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने भाई दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड्स लिख दी, पॉजिटिव की भी और नेगेटिव की। ई पॉजिटिव भी आ गई, ई नेगेटिव भी आ गई। अगर मैं यहाँ बीच में कोई भी टेस्ट चार्ज लाके रखता हूँ, समझिएगा इस बात को, कोई भी टेस्ट चार्ज लाके रखता हूँ तो ये पॉजिटिव प्लेट भी इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी जो कि इसको रिपेल करेगी, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जिस इसके ऊपर जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन, जिसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर दूंगा। ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएंगे हमारे पास एलसीएम लेने के बाद 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड द फॉर्मूला व्हिच वी विल बी लेफ्ट विद इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो भाई आपके पास ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है दैट इज ऑप्शन सी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा हमारे पास कहलाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि उस सरफेस के ऊपर चार्ज कितने एरिया में कितना फैला हुआ है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स बनानी है। स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू व्हाट। स्टैंडिंग वेव्स हमेशा आपके पास सुपर पोजिशन से, यानी कि एक वेव के दूसरे वेव के ऊपर ओवरलैप करने से बनती हैं। लेकिन ये होता है कि वो जो दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं उसके लिए लाजमी क्या है कि वो दोनों वेव्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि एक अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरी का लाजमी है बैकवर्ड डायरेक्शन में होना, और दोनों के आपके पास एम्पलीट्यूड्स और वेवलेंथ्स भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये भी दो कंडीशंस है हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास स्टैंडिंग वेव सिर्फ कब बनेंगी बेटा, वो जब बनेंगी जब हमारे पास दोनों वेव सुपरपोज करेंगी ऐसी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, बट उनकी वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो लैम्डा और एम्पलीट्यूड ये दो चीजें जो हैं हम ये इनको कह सकते हैं कि ये आपके पास कांस्टेंट होने चाहिए दोनों वेव्स के लिए, ठीक है। मूविंग ऑन, कह रहे क्वेश्चन नंबर 22 में इन कॉम्पटन्स इफेक्ट, कॉम्पटन ने क्या काम किया था, कॉम्पटन ने एक एक्सरे का फोटोन लिया था, उसको एक इलेक्ट्रॉन जो कि मोमेंटरली रेस्ट में था उसके ऊपर हिट करवाया, देखा ये कि इलेक्ट्रॉन बेचारा रुका हुआ चल पड़ा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। कहां से मिल गई सर, भाई फोटोन ने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा दिया है तो वो चल पड़ा, जिसकी वजह से एनर्जी जो थी फोटोन की, एक ऐसा फोटोन जिसकी लेंथ से एनर्जी थी ई और वो बराबर थी एच न्यू, जिसमें न्यू थी फ्रीक्वेंसी, इसके बराबर थी, जिसका मतलब इसकी एनर्जी डिपेंड कर रही थी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के ऊपर। जब ये इससे टकराता है तो ये देखा जाता है कि
इसने फोटोन ने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा किसको ट्रांसफर कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, और जब एनर्जी का हिस्सा कुछ ट्रांसफर कर दिया तो अपने बेचारे की एनर्जी क्या हो गई, हमारे पास कम हो गई, और वो कम एनर्जी के साथ स्कैटर हो गया। जब एनर्जी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इस फोटोन की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चूंकि एनर्जी हमारे पास पहले के मुकाबले में कम हो गई है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो चुकी होगी हमारे पास, कम। तो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन से कम होती है, जिसका मतलब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 23 में आपसे कह रहे हैं इफ मास इज मेड 1/4, ठीक है, एंड वेलोसिटी इज डबल्ड। चलो फिर एक काम करते हैं, ये एक बॉडी है मेरे पास, इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लेट से थी, इसका मास था m, और ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी वो वेलोसिटी थी v मान लेते हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ mv²। अब कह रहे हैं मैंने मास कितना कर दिया, 1/4, 4 गुना छोटी हो गई बॉडी मेरे पास, तो अब जो मास है इस बॉडी का वो कितना है, 1/4m। वेलोसिटी इज डबल्ड, तेजी से मूव कर रही है पहले के मुकाबले में, डबल वेलोसिटी से। अब बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी छिड़-छाड़ के कितनी हो गई होगी पहले के मुकाबले में, तो देखो कितनी हो गई होगी, हाफ। m की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, 1/4m, ठीक है, और वेलोसिटी की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 2v का होल स्क्वायर। अब जरा ये जो नंबर्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं इनको बाहर निकाल लें, 1/4 को बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है, अंदर बचता है 1/2 और आगे आ जाता है m, और 2 के साथ ये जो स्क्वायर बनेगा 4, इस 4 को भी बाहर निकाल के लिख देते हैं, तो यहां बच जाएगा v²। अब सर हाफ mv², तो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, माय बैड, हाफ mv² तो हमारे पास ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी, तो छेड़ी हुई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखते हैं। 4 से 4 तो कैंसिल हो गया सर यहाँ पे, तो आपके पास सिर्फ क्या बच गया, अच्छा एक चीज मैंने गलती से लिखी हुई है, दैट इज 1/2, हाफ mv² है, ठीक है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, पहले के मुकाबले में कोई नंबर ही नहीं आया, 4 से कैंसिल हो गया तो 1 ही बच गया, जिसका मतलब आपके पास पहले की काइनेटिक एनर्जी और अब की काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेगी, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, विच इज सेम। मूविंग ऑन, 24 में आपसे कह रहे हैं इफ अ प्रेशर ऑफ अ गैस इज P एंड चेंज इन वॉल्यूम इज dV, डेल्टा V भी लिख सकते हैं बेटा, एक ही बात है, डेल्टा की जगह हमारे पास चेंज के लिए, स्मॉलर चेंजेस के लिए dV यूज किया जाता है। एंड हीट इज गिवन टू द सिस्टम दैट इज dQ, जो हीट हमने दी सिस्टम को, चलो जी समझ लेते हैं, वो हमारे पास कितनी हो गई, dQ, जिसकी वजह से सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो बढ़ के, ऑब्वियस सी बात है, हीट दोगे पिस्टन पे प्रेशर लगेगा, ऊपर जाएगा, तो आपके पास जो वॉल्यूम में चेंज आया, ये जो वॉल्यूम में चेंज आया, ये वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ये आ रहा है dV, ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, आपके पास प्रेशर कितना लगाया हुआ है हम लोगों ने सिस्टम पे, आपके पास दाई प्रेशर हमारे पास है P। आगे क्या कह रहे हैं, द इंटरनल एनर्जी इज, आओ निकालते हैं, सिंपल, डेल्टा Q का फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा U प्लस W, इसको अगर मैं D की फॉर्म से लिख दूं तो ये हो जाएगा DQ का फॉर्मूला DU प्लस DW। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे भी डेल्टा था आपके पास, अब ये जो वर्क है मेरे बच्चे, वर्क का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, सिंपली P डेल्टा V। अब यहाँ पुट कर दूं अगर मैं इसको, तो ये बन जाएगा DQ इज इक्वल टू DU प्लस P dV, ठीक है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम में हमारे पास चेंज आ रहा है। अब यहाँ से आपसे कोई बोले DU की वैल्यू निकाल लो, तो निकाल लो भाई, DU की वैल्यू निकालना कौन सा मुश्किल काम है, DU की वैल्यू क्या बन जाएगी, PdV, हमारे पास वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा DQ माइनस PdV। और बना लेते हैं कौन सा फॉर्मूला बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपके पास इक्वेशन जो कि करेक्ट कंसीडर की जाएगी वो बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी। 24 का ऑप्शन हो गया हमारे पास ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, 25 में कह रहे हैं इफ एक्सेस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द बॉडी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन इसी के अंदर से पास हो रहा है तो इसका मतलब इस रोटेशन एक्सेस के अक्रॉस ये बॉडी क्या कर रही है, हमारे पास रिवॉल्व कर रही है, और इस तरह की मोशन को हम कहते हैं, अगर हमारे पास अक्रॉस रिवॉल्व कर रही है यहाँ से बॉडी इसके, और एक्सेस ऑफ रोटेशन वहीं उस बॉडी के अंदर रहता है, तो इसे हम लोग कहते हैं आपके पास कि मैंने इस बॉडी को स्पिन कर दिया, तो ये मोशन कहलाती है हमारे पास स्पिन मोशन, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसा होता कि एक्सेस ऑफ रोटेशन बॉडी में से आपके पास बॉडी के अलोंग बॉडी उसके अक्रॉस पास करती हुई जा रही होती इस तरह से, तो इस वाली मोशन को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। ये इन दोनों में फर्क है दोनों मोशन एक तरीके से हमारे पास सर्कुलर मोशन की टाइप्स, लेकिन स्पिन में एक्सेस ऑफ रोटेशन उस बॉडी के अंदर से पास हो रहा होता है, ठीक है, और जबकि ऑर्बिटल में क्या हो रहा होता है, हमारे पास ऑर्बिट के अराउंड आपके पास वो बॉडी मूव कर रही होती है। तो 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, विच इज स्पिन मोशन।